हम्म, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि रवि 6 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। सेम हमने बना लिया। ठीक है, यहां से चला, 6 किलोमीटर चला गया नॉर्थ। मान लीजिए ये 6 किलोमीटर चला गया, यहां पे पहुंच गया रवि। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक लेफ्ट टर्न ले लिया। यहां से लेफ्ट टर्न लेने का मतलब है कि इस साइड चला गया और 4 किलोमीटर चल पड़ा। फाइनली टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर। यहां से उसने जाने के बाद जब यहां पहुंचा तो ऊपर इसका नॉर्थ नॉर्थ की तरफ इसका राइट होगा, साउथ की तरफ इसका लेफ्ट होगा। तो इसने क्या किया, इसने फिर दोबारा लेफ्ट टर्न लिया और ये 6 किलोमीटर फिर से आ गया। तो अब ये बताइए कि जो स्टार्टिंग है कि किस रवि इस समय किस साइड फेस कर रहा है। रवि अगर हम देखें, अगर हम इसमें दो चीजें आएंगी। फेस कर रहा है वो इस समय साउथ को, रवि यहां है, ठीक है, फेस कर रहा है वो साउथ की तरफ। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस साइड डायरेक्शन में है, वो है प्रॉपर वेस्ट में, लेकिन फेस किस साइड कर रहा है, साउथ को। इसके बाद उसने कोई टर्न थोड़ी ना लिया, यहां जा रहा है, चलता जा रहा है, यहां पे पहुंचा है ना, पहुंचने के बाद थोड़ी ना कुछ टर्न लिया है। तो कहां जा रहा है, साउथ की तरफ। अगर ये पूछा जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस साइड है, स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट की साइड। कोई डाउट है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है और ये सारे अभी एग्जाम में आए हुए हैं। पंजाब पीसीएस में भी आया हुआ है, उसका जेई वाले एग्जाम्स में भी आए हैं ये क्वेश्चंस, और टाउन प्लानिंग वाले में भी आए हैं। उसी से लेके आया हूं, सेम टाइप के ही आपके आएंगे। मैसेज कर देंगे आंसर, तो पिछला दो। चलो बताइए आंसर क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, राणा ट्रेवल 10 किलोमीटर नॉर्थ and turns left and travel 4 kilometer and then turns right and covers 5 kilometer. He then turns to the right side and हेलो बोलिए कितना है? ए आंसर होगा सर, 15 किलोमीटर से। 15 किलोमीटर सबका यही आ रहा है। चलो आंसर यही है, एक बार देख लेते हैं कैसे है। यहां से स्टार्ट किया उसने, 10 किलोमीटर चला गया, यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद उसने क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चला। यहां से लेफ्ट टर्न करेगा तो 4 किलोमीटर जाएगा। उसके बाद क्या किया उसने, राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चला गया। यहां जाने के बाद जो राइट टर्न है वो नीचे नहीं, वो नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा और वो 5 किलोमीटर चल पड़ा। फिर उसने क्या किया, यहां जाने के बाद उसने फिर से एक राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चल पड़ा। ठीक है, अब वो यहां पर है, चला तो बहुत है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अगर हम इसका डिस्टेंस कवर्ड देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें सब जितना ट्रेवल किया 10 + 4 + 5 + 4 तो कितना हो जाएगा, 23 किलोमीटर। लेकिन जब डिस्टेंस वैसे मापा जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट होती है जो डायरेक्ट एक्सेस होती है, डायरेक्ट डिस्टेंस जो होगा। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर गया,
10 ये और 5 ये, 15 किलोमीटर गया टोटल। वैसे अगर डिस्टेंस कवर्ड अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया 23 किलोमीटर। कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सेम है क्योंकि आया हुआ है तो एक दो चार क्वेश्चन इसी तरह ही करवाता हूं। बताओ, इसमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी है स्टार्टिंग पॉइंट से। आया आंसर कोई? देखिए ऊपर को मैसेज आएगा। मैं ही करवाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट सर। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ही है इसका आंसर। आप सब इसको करके देखना, अगर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। आंसर नॉर्थ ईस्ट ही है। कैसे आ रहा है वो बना के देखिएगा, और जब तक खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आंसर नहीं होगा, और ना मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब इसके अंदर में क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सिलोजिज्म, मैंने आपको शुरुआत वाली क्लास में बताया था उसी तरह से है, लेकिन इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में आपको एक स्टेटमेंट दी है, मतलब एक प्रॉपर ऊपर स्टेटमेंट दे दी, उसके साथ दो एडजॉइनिंग स्टेटमेंट है। उससे बताना है कि कौन सी जो आंसर है वो ठीक है या नहीं है। आपको ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, आप इसका 1 मिनट में आंसर बताइए क्या होगा। सिंपल सी बात कर रहा है, फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है 1000 चेयर एक दिन में, उसमें कैपेसिटी बतानी है कि फैक्ट्री की पर आवर की कैसे निकलेगी। आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट कह रही कि 8 घंटे काम करती है फैक्ट्री, दूसरी में ये कह रहे कि 125 शेयर्स पर आवर निकाल रहे हैं। अब बताओ पहली स्टेटमेंट अकेली सफिशिएंट है या दूसरी सफिशिएंट है, या दोनों सफिशिएंट है अपने आप में, या दोनों में से कोई भी का आंसर नहीं दे पा रही है। दोनों सफिशिएंट है सर। कौन सी? सी। गलत है। ईच स्टेटमेंट दोनों हैं वो आपस में सफिशिएंट हो जाएंगे। अब देखो कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि जो वर्क है वो होता है एफिशिएंसी इनटू डेज होता है ना। एफिशिएंसी में क्या था कि दिन का तो 1 आ गया, ये तो उसने 1 दे ही रखा है। अब एफिशिएंसी में क्या है ना, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने घंटे तक काम कर रहे हैं। टोटल वर्क उन्होंने बता रखा है कि भैया 1000 बन रही है, ठीक है। एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन इनटू में नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। या तो हमें नंबर ऑफ पर्सन मिल जाए या नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स मिल जाए, हमारी एफिशिएंसी पता लग जाएगी कि पर घंटे में कितना काम कर रहे हैं। अब क्या पहले मैं बता दिया ना भाई 8 घंटे दिन में काम कर रहे हैं, टोटल हमारे पास दे रखी है 1000। अगर हम करते हैं तो 125 चेयर्स पर आवर के हिसाब से बन रही है, ठीक है। दूसरे में तो ऑलरेडी स्टेटमेंट में ही आंसर दे रखा है कि फैक्ट्री प्रोड्यूस ही 125 चेयर्स पर आवर कर रही है, तो हमें पहली स्टेटमेंट से भी आंसर मिल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर मिल रहा है। तो दोनों की दोनों इंडिविजुअली दोनों ही कर सकती हैं। हमें जो स्टेटमेंट में दे रखा है उससे आंसर निकालना है, और दोनों से ही हमें आंसर मिल रहा है।
किसी को कोई डाउट है जिसने सी किया था वो क्यों डी क्यों आंसर है? बोलिए। यस सर, आ गया समझ। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। ठीक है, उसके लिए दो स्टेटमेंट दे रखी है कि लेंथ है ट्वाइस है ब्रेड से, ठीक है, और पैरामीटर गिवन है। तो बताओ हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? पहली स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं, दूसरी से निकाल सकते हैं, या दोनों से मिलकर निकाल सकते हैं, या इन दोनों से ही नहीं निकलेगी? मिलकर निकाल सकते हैं सर। किससे? मिलकर, सी। दोनों से मिलके? यस सर। दोनों से मिलके निकालेंगे ना? यस सर। ठीक है, चलो। और किसी का कोई ऑप्शन अलग है, आंसर आ रहा है या कोई डाउट है और कुछ? चलो हमें सबसे पहले पता क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एलबी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। हमें मल्टीप्लाई करना है और उनकी वैल्यू होगी तो हम आंसर निकाल सकते हैं। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि लेंथ जो है वो 2b है, लेकिन हमारे पास दोनों ही वेरिएबल हैं तो हम आंसर तो निकाल नहीं सकते हैं। दूसरे में ये कह दिया कि जो पेरीमीटर है वो 24 है, मतलब कि अगर हम एल बी अगर करें तो 2l प्लस बी हमारे पास 24 है, तो हम l प्लस बी निकाल सकते हैं ना। l प्लस बी इज इक्वल टू 12 और l 2b है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस, बात ये नहीं है कि हमें निकाल के बताना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों से हम आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। दो वेरिएबल थे, दो इक्वेशन बन गई, और दो इक्वेशन से हम आंसर निकाल सकते हैं। आंसर पूछा ही नहीं गया है, ये भी नहीं पूछ रहा है कि भैया कितनी वैल्यू आ रही है, एरिया कितना निकल रहा है, लेंथ कितनी है, कुछ नहीं निकल रहा है। सिर्फ आपको ये बताना है कि आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हाँ, पहली अकेली स्टेटमेंट से भी निकाल सकते, दूसरी से भी नहीं निकाल सकते, लेकिन दोनों अगर मिल जा रही है तो बन जा। ठीक है, डाउट है कुछ इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक नॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि अगर बारिश होती है तो ग्राउंड वेट हो जाता है, और कहा कि ग्राउंड वेट है, तो उससे कंक्लूजन निकालने हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही बैठेगा। ये दो स्टेटमेंट उन्होंने कही और हमें फाइनल आंसर निकालना है इनसे कौन सा होगा। ए सर। बोलिए। ए, इट्स रेनिंग। इट इज रेनिंग। यस सर। ए ऑप्शन होगा? यस सर। अच्छा, डी क्यों नहीं होगा? आपने ए निकाला है तो डी क्यों नहीं होगा? बताइए, आप रीजन बताइए एक बार। सर जो बोला उस अकॉर्डिंग तो ए ही बन रहा है कि इफ इट रेन द ग्राउंड गेट्स वेट। हम्म, तो ग्राउंड वेट बता रहे हैं तो शायद रेन हो जाएगा। हाँ ठीक है। कोई और भी कुछ बोलना चाह रहा है? चलो, बात बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है कि बारिश से ही ग्राउंड गीला, मतलब अगर बारिश होती है तो ग्राउंड गीला हो जाता है, और इस समय ग्राउंड गीला है, तो बारिश नहीं हो रही है ये तो नहीं होगा, और ग्राउंड इज नॉट वेट ये भी हमें पता है क्योंकि ऊपर कह दिया ना ग्राउंड गीला है, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब क्या है कि वेदर कंडीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये हम सोच सकते हैं कि भाई क्या पता किसी ने नल खुला छोड़ दिया हो या पाइप खुली छोड़ दी हो, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में तो ये कह रहा है ना कि जब बारिश होती तभी मैदान गीला होता, तो मतलब और कोई तो हम हमारे पास कंडीशन ही नहीं है, इसलिए रेन हो रही है। समझ में आया? और डी क्यों नहीं है?
चलो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है जिसके अंदर में ये कहा है, कंबशन को लिखा हुआ है इस तरह से, फ्रेंडशिप को बताना कैसे लिखना है। आराम से कीजिए, 1 मिनट में। ट्रेंड को पकड़ो, ट्रेंड को, क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको इसमें? बताइए, कोई आंसर आया? आंसर मैसेज करने के बजाय ना बोल के बताया कीजिए, वो रहता है। अरे कुछ नहीं करना है यार, अगर देखोगे आप तो इसके अंदर में ये आपने इसके साथ लिखा, आप देखिए सी और बी, ओ और एन, एम एल, उल्टा लिखा हुआ है, सबके एक एक कम होते जा रहे हैं। सी के बाद बी आया, ओ के बाद एन आ गया, एम के बाद एल आ गया, यही एन है तो यहाँ पे एम हो गया, ओ के बाद एन चला गया। वैसे ही क्या करना है इसमें फ्रेंडशिप में, उल्टा लिखना है और उल्टे के साथ सब कुछ करना है। एन से पहले क्या आता है ओ, आई से पहले क्या आएगा एच, एच से पहले क्या आएगा जी, एस से पहले क्या आएगा आर, डी से पहले आएगा सी, एन से पहले आएगा एम, ई से पहले आएगा डी, आई से एच, आर से क्यू और एफ से डी, ई। कोई डाउट है? चलो अब ये बताइए, इसमें से कौन सा आउट वन आउट है? अभी आया हुआ है पेपर, आपसे लास्ट मंथ में कोई पेपर आया हुआ है, नैनो सेकंड पंजाबी सर, सेकंड, नैनो सेकंड, नैनो सेकंड। नैनो सेकंड। यस सर। चलो आपके नैनो सेकंड, सबका नैनो सेकंड है या किसी और का भी कोई डाउट है? देखिए लाइट ईयर है, यार्ड है, नॉटिकल माइल्स है, नैनो सेकंड है। आंसर नैनो सेकंड ही होगा, क्योंकि ये जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी जो तीनों हैं वो डिस्टेंस की हैं। यार्ड मतलब जो 22 गज की जैसे पिच होती है, जो क्रिकेट के अंदर पिच करते हैं। लाइट ईयर है जो लाइट एक साल के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर में करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो मेनली जो आउटर बॉडीज हैं उनको लाइट ईयर में मेजर करते हैं। नॉटिकल माइल्स जो हैं वो जब हम अपना 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी वो रहती है, जो बाउंड्री है ना वाटर की बाउंड्री होती है, उसके लिए करते हैं। ठीक है, तो इसलिए नैनो सेकंड जो है वो सिर्फ टाइम के लिए, बाकी सब की सब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हैं, अलग अलग जगह पे यूज हो रही है, लेकिन काम सारी डिस्टेंस के लिए हो। चलिए अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी है और 2 कंक्लूजन दिए हैं, उनमें से आप ये बताइए कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन नहीं फॉलो कर रहा है। आंसर बताइए। स्टेटमेंट ये कह रही है कि सोने के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हैं और सिर्फ अमीर लोग सोना खरीद रहे हैं। कंक्लूजन ये है कि गोल्ड प्राइसेस विल ड्रॉप इन फ्यूचर, ओनली फ्यू गोल्ड शॉप्स आर ओपन दीज डेज,
इनमें से कौन सा कंक्लूजन उस बात को, स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर डी नाइदर। सबके सब नाइदर में है। 1 मिनट लगाइए, आंसर बताइए, कोई और भी आ रहा है तो। आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आपके लिए इसीलिए ये लेक्चर लेके आए, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर दे देते आपको। किसी और का कोई आंसर है डी के अलावा, या डी ही मान रखा है? डी मैसेज आएगा। चलो, एक ने और रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन डी ही आंसर है इसका, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट से कोई भी मैच नहीं खा रही। हाँ, गोल्ड के प्राइसेस हाई हैं, लो होने की कहीं भी कोई बात हुई है? ये नहीं है। वहीं क्या हुआ, कोई शॉप्स के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, तो शॉप्स के बारे में हम इंटरफेरेंस कैसे निकाल सकते? कोई भी हम कैसे कोई नई बात निकाल के आ सकती है? तो इसलिए जो डी है वही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सॉरी, पीपीटी खोलिए। ये बड़ा, ये बड़ा। ये एक डायग्राम है, इसमें आया नहीं, पता नहीं कैसे। तो अब ये बताइए आप मुझे कि जो ये बना रखा है इसके अंदर में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कि जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? जो ट्रायंगल कर रहा है वो कर रहा है स्कूल टीचर्स को, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिड पर्सन को, और वही सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। अब इसके अंदर में क्वेश्चन ये है कि स्कूल टीचर हु आर मैरिड बट डिडंट लिव इन ज्वाइंट फैमिली, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा होगा। ये ए बी सी डी जो है वो पर्टिकुलर नंबर है, या लोग बदल लीजिए, जो नंबर हैं एक सर्वे के अंदर, जो उसके अंदर में आएंगे, आपको बताना है ए बी सी डी में से ऐसा कौन से होंगे जो मैरिड हैं लेकिन ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते और स्कूल टीचर है। ए ऑप्शन से। सर डायग्राम गलत लग रहा है। एक मिनट दोबारा दिखाइएगा, एक सेकेंड, वो कट गया। सी, नहीं बिल्कुल ठीक है, तो सॉरी, गड़बड़ है। अब बताइए, थोड़ी सिचुएशन थोड़ी गलत बन गया था।
सर सी। बताइए। सी। सी सी। ठीक है, और किसी का? अच्छा ये बताइए, वो कौन से लोग होंगे जो मैरिड हैं, जो टीचर हैं, और जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं? पैसिव इनकम, डी। पैसिव इनकम। बात सभी करते हैं लेकिन बताता कोई नहीं कि इसे कमाते कैसे। बताइए कौन से होंगे? सर बी। बी। चलिए, जो मैरिड हैं, जो स्कूल टीचर नहीं है और ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। ए। ओके, ठीक है। स्कूल टीचर जो मैरिड नहीं है। एफ। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले जो ना अनमैरिड हैं। ई सर। हम्म। ई। ई। चलो, ये सब वो किया। एक बार ये बना लेना, वैसे पीपीटी में जो आपके पास जाएगी उसके अंदर में होगा, रह गया था। ठीक है, आ गया सबको समझ में? कैसे? ये पता नहीं, शो नहीं हुई इसमें। ये निकालनी है। ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? डाइस है, नॉर्मल डाइस है। आप सबको डाइस के क्वेश्चन करवाए हैं, बताइए। जेई वाले पेपर में आ रखा है? नहीं, असिस्टेंट टाउन प्लानर वाले में। दिखाइए उसमें 1 2 3 कुछ गड़बड़ लिखा है। अच्छा, दिखाइए। बताइए। सर थ्री। 3।
यस 3 कह रहे हो क्या आप? आंसर सी कह रहे हो क्या? यस सर, यस सर। चलो देखते हैं। और किसी का कुछ और आंसर आ रहा है? फाइव क्यों नहीं हो रहा? आप बताइए, जिसने 3 का है 5 क्यों नहीं हो सकता? ऑपोजिट में दोनों ही आएंगे ना। हमारे पास फाइनली क्या निकला कि 2 के अपोजिट में 6 है, 1 के अपोजिट में 4 है, और 3 के अपोजिट में 5 है। यही आया ना आंसर। अब मुझे ये बताइए, यहां पर तो 1 और 6 है, तो 2 नहीं आ सकता, और हमारा 4 भी नहीं आ सकता, तो 3 भी तो आ सकता है, 5 भी तो आ सकता है। 3 क्यों आ रहा है? अगर आप कह रहे हैं 3 आंसर है, तो 5 क्यों नहीं आ सकता? सर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे आ रहे हैं ना वो। बिल्कुल ठीक बात है। जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट ऐसे हो रही है, क्लॉकवाइज में हो रही है। अगर हम ये करते तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाती, इसलिए 5 नहीं आ रहा है, आंसर आएगा 3, जो हमारा आंसर है सी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो वेटनरी वालों को जल्दी बताना चाहिए। दोनों के बीच में क्या किड सिमिलरिटी है सर, बताइए, क्या होगा? किड। अच्छा, यस कंफर्म? लॉक कर यस दे सर, इसमें तो। यस सर। चलो, क्योंकि गोट के बच्चे को किड कहा जाता है, इसलिए वो आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक नॉर्मल है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। नॉर्मल स्टेटमेंट को जब लिखोगे, उसके अंदर में पता लग जाएगा 3/4 ऑफ ए नंबर इज 60 मोर देन इट्स 1/3। तो नंबर बताओ कितना है। आप स्टेटमेंट को समझिए, लिखिए, आराम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मैथ नहीं चाहिए। आप लिखोगे, सामने से आ जाएगा। बताइए, आपको दे रहा हूं 1 मिनट, आप करिए इस क्वेश्चन। 144 सर। 144? यस सर। चलिए देखते हैं, सबका ये आ रहा है या सॉल्व करके बताना है? अगर सोल्व करना है तो बताइए, सोल्व करते हैं, वरना नॉर्मल क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स दीजिए कुछ, उसी के अकॉर्डिंग बता दो बताया सर। जाएगा। बता दें? ठीक। क्या कहा इसने? 3/4 ऑफ ए नंबर, ठीक है, इज 60 मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर। इसने सिंपल सा ये कहा, इसकी जगह इक्वल टू लगा लो। 3/4 ऑफ ए नंबर इज 60 मोर देन 1/3 ऑफ इट्स 1/3। नंबर का 1/3 क्या करना है, उस साइड जाएगा,
कोई डाउट है? आप अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो इस साइड जाके नेगेटिव का हो जाएगा, और उसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो 5/12 आ जाएगी n की वैल्यू इज इक्वल टू 60। उसको आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं 144 आ रही है n की वैल्यू, उसी नंबर की बात चल रही है। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर में क्या कहा गया है कि जो z है वो 78 है, तो आप ये बताइए, और जो 1 है वो 51 है, तो बताइए टेक क्या होगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है, उसी तरह से है, सेम वो दे रखी है, बस वैल्यूज बदल रखी हैं। वैल्यूज को समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इवन जो मैंने आपसे करवाया था वो भी सेम ही था, सेम ही नंबर भी सेम थे। जो टेक और 1 का ही बात चल रही थी, उसमें जेड की जगह कैट था, सेम टाइप का था, लेकिन बस नंबर जो है, ये जो ट्रेंड है ये अलग अलग था, और इसी को ही समझना है, कोई ज्यादा वो बड़ी बात। सर 111। चलो 111, 121 नहीं होगा? देख लो एक बार, दोबारा करके देखो, और सब बताओ 111 किस है। 121 नहीं होगा सर। चलो देख लेते हैं ना एक बार, बाकी बाकी भी तो कर रहे हैं ना, देखो एक बार। देखो एक काम करते हैं, जेड वैसे अगर हम देखें तो जेड जो है वो 26वां अक्षर है, ठीक है। अगर ट्रेंड को देखना है तो डिवाइडेड बाय 26 कर दें, तो 3 आ रहा है, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। वहीं जब हम 1 को देखते हैं, ये 1 है, ये 3 है, H 8 है, और ये है 5, ठीक है। अगर नॉर्मली देखेंगे तो कितना हो गया बताओ? 17। 17। अब यहां 3 टाइम मल्टीप्लाई था, इसको भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 17 इंटू 3 कर रहे हैं तो 50 बना रहा है। मतलब हमने पकड़ लिया है, करना क्या है, जो भी नंबर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर। वहीं जब हम इसको कर रहे हैं तो ये हो गया 20, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 11, और ये हो गया हमारा 5। इन सबको अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा? 37 सर। 37। अब जो 37 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते ही आता है हमारा 111। किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कीजिए। ये तो अभी भी करवाया है, बताओ। X कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, Y कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। अगर दोनों अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा? थर्टीन 13.4 सर। 13.4। यस सर। चलो ये आंसर आया एक, और किसी का कोई और आंसर आया? सबका ये आ रहा है या समझाऊं इसको? रिस्पॉन्स दीजिए एक बार, क्योंकि अभी तो करवाया मैंने आपसे। बता दो सर एक बार। चलो ठीक है, इसके अंदर में क्या कह रहा है, एक्स और वाई है, ठीक है। ये दोनों हमने एक नई चीज आपको बताई थी ना मैंने, डेज, एफिशिएंसी, और मैंने वर्क डन बताने के लिए आपको बताया था ना एलसीएम लेना होता है। तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं, नॉर्मली तरीका है, ये कितने 15 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है। 12 और 15 का अगर हम कॉमन एक मल्टीपल निकालते हैं जिसे एलसीएम बोला जाता है, तो वो आ जाता है हमारा 60। 60 एक ऐसा नंबर है जो 15 और 12 से इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम कर रहे हैं तो ये आ गया 4, ये आ गया 5। मतलब कि
अगर जो एक्स है वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, टोटल यूनिट काम हो रहा है 60, 4 यूनिट एक दिन में कर रहा है, 15 दिन में लग के वो सारा काम खत्म कर दे रहा है। वहीं जो वाई है वो 5 यूनिट एक दिन में कर रहा है, 15 दिन काम करके 60 यूनिट पूरी पूरी खत्म कर दे रहा है। इस तरह से देख लो कि उसे रनिंग करनी है, अगर वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर दौड़ रहा है, टोटल 60 किलोमीटर दौड़ना है, वो 15 घंटे दौड़ेगा। एक जो है वो 5 घंटे दौड़ रहा है, तो वो 12 घंटे में दौड़ देगा। ठीक है, अब जब हमने कर लिया, इसके बाद क्या हुआ, अब पहले तो इंडिविजुअली काम कर रहे थे, अब इन्होंने कर लिया रिले रेस है, पहले ये भागेगा फिर ये भागेगा, पहले ये भागेगा फिर ये भागेगा, और दिन दिन, मतलब अगर एक दिन 4 काम हो रहा है तो दूसरे दिन 5 काम हो रहा है। ठीक है, तो x प्लस वाई अगर हम करें तो आ गया 9, लेकिन 9 को अगर 60 से सीधा डिवाइड कर दे रहे हैं तो नहीं होगा ना, 20/6 आ रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा ना। आप एक बात बताओ, अगर 9 इंटू 6 करें हम तो 54 हो रहा है ना, मतलब 54 काम तो हो गया, 54 के बाद दोबारा एक्स आया काम करने, प्लस में 4, मतलब कि 58 जो यूनिट काम था वो हो चुका है। अब जब वाई करने आया तो सिर्फ 2 यूनिट काम बचा हुआ था, और 2/5 करेंगे तो आ गया 0.4 डे इसने काम किया। तो कितना हुआ, 6 दिन दोनों मिलके काम किया, मिलके काम मतलब एक दिन वो एक दिन वो, तो मतलब 12 दिन तो ये हो गए। एक दिन फिर एक्स ने दोबारा काम कर लिया तो 13 दिन हो गए, और जो बचा हुआ जो 0.4 डे था वो हमारा और लग गया, 13.4 दिन में हो गया। कोई डाउट है इसमें? आपको सिर्फ जो अल्टरनेटिवली था ना, वर्क अल्टरनेटिवली, कि एक तो था दोनों साथ काम कर रहे हैं, अगर एक्स और वाई दोनों इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते और साथ की साथ करते तो 20/3 आंसर होता हमारा, होता 6.66। अगर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं 6.5 7वां दिन भी नहीं लगेगा, लेकिन काम ज्यादा चल रहा है क्योंकि एक काम कर रहा है थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए, फिर वो रेस्ट पे जा रहा है, दूसरा काम कर रहा है, फिर अगला आ रहा है, फिर दोबारा जा रहा है। या तो उसको कैलकुलेट कर लो, या आपने देखा कि भैया 54 तो पूरे पूरे दिन हो रहे हैं, मतलब 12 दिन तक तो दोनों ने काम कर ही लिया है, 54 यूनिट का काम हो चुका, बचा हुआ काम क्या है, पहले एक्स करेगा फिर वाई करेगा। कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो बताओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक फैक्ट दे रखा, ऑल क्रिकेटर्स लाइक टू बी ऑलराउंडर, और सम क्रिकेटर्स लाइक बॉलिंग, सम क्रिकेटर्स लाइक बैटिंग। अब इसके अंदर में क्या है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द 3 आर फैक्ट, तो बताओ कौन सा फैक्ट जो है उससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं। हमारे पास 4 कंक्लूजन दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट से हम कौन सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और आखिरी में क्या बताना है कि पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, पहला दूसरा ठीक है, कोई भी ठीक नहीं है। ये स्टेटमेंट को पढ़ो और स्टेटमेंट से आंसर निकालो। इधर आपको पहले करवाया है, आप देखिए इसके अंदर ए ऑप्शन है सर, कौन सा, ए सर, ए ऑप्शन 1 ओनली या बी ऑप्शन 2 ओनली? सर 1 और 2 दोनों नहीं हो सकते? सी ऑप्शन पर, सी सी। अच्छा, आपने सी ऑप्शन का है, चलो एक कह रहा है सी देखा ऑप्शन, तो यही था। एक कह रहा नहीं, मतलब अगर मैं मान लो डी ऑप्शन में कह दूं 1+2, अगर दोनों कह रहा हूं मैं 1 और 2 ओनली, अगर कह रहा हूं, अगर मैं ई ऑप्शन लगा रहा हूं, पहले 2 स्टेटमेंट ठीक लग रही है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत है। चलो ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अगर मैं ई ऑप्शन डाल रहा हूं जिसमें 1 एंड सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो आप ई की तरफ जा रहे हो। चलो एक ई आ गया है, एक सी आया है, और सेकंड। क्या कह रहे हैं?
ए सेकंड सेकंड सेकंड, 2 ओनली। चलिए चलो, अब इसके अंदर में एक बात बताइए, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? पहली स्टेटमेंट ये कह रही है ना कि जितने भी क्रिकेटर है वो ऑलराउंडर बनना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ना। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? पहली स्टेटमेंट भी तो यही कह रही है ना, ऑल क्रिकेटर्स हु लाइक बॉलिंग लाइक बैटिंग, मतलब सबके सब ऑलराउंडर बनना चाह रहे हैं। दूसरे में क्या कह रहा है? ऑल क्रिकेटर्स हु लाइक बॉलिंग आल्सो लाइक टू बी ऑलराउंडर। ये कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, सब ऑलराउंडर बनना चाह रहे हैं, ये बात लिखी हुई है। बॉलिंग करने वाला ऑलराउंडर बनना चाह रहा है, ये कोई नहीं कह रहा। क्रिकेटर्स हु लाइक टू बी ऑलराउंडर डिडंट लाइक टू बैटिंग, ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर ऑलराउंडर है तो दोनों काम करेगा। लेकिन पहली स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सेम बात ही तो लिखी हुई है। ऑल क्रिकेटर्स को भी इंक्लूड कर दिया, ऑलराउंडर भी इंक्लूड कर दिया, बॉलिंग भी इंक्लूड कर दी, बैटिंग भी इंक्लूड कर दी, तो सभी तो चीज हो रही है। तो 1 ही 1 तो आएगा ना, तो उसमें 2 आएगा ना, 2 एंड 3 आएगा ना, एक वो ई ऑप्शन में जो था 1 एंड सेकंड। 1 एंड सेकंड कैसे ठीक हो सकती है बताइए आप मुझे। सर बॉलिंग करने वाला भी तो क्रिकेटर ही है। कौन? बॉलिंग करने जो वाला भी क्रिकेटर है बॉलिंग ना। कर रहे हैं सर वो भी। हाँ, बॉलिंग करने वाला क्रिकेटर तो है, लेकिन क्या वो ऑलराउंडर है? आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझनी। इस स्टेटमेंट के अंदर, इन 3 स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी ये चीज लिखी हुई है क्या? यहां सिर्फ एक चीज लिखी हुई है कि जितने भी क्रिकेटर हैं, यहां पर भी जितने भी क्रिकेटर हैं वो बॉलिंग और बैटिंग को लाइक करते हैं। वो क्या करते हैं? वो ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। ऑलराउंडर क्या करता है? वो बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा। ये बात कह रखी है इसने। दूसरी बात कही, सम क्रिकेटर्स लाइक बॉलिंग, सम की बात हो रही है। क्रिकेटर्स हु लाइक बॉलिंग आल्सो लाइक टू बी ऑलराउंडर, ये बात यहां कही है। यूनिवर्सली आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। ये तो जो पहली स्टेटमेंट है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही तो लिखी हुई है उसने, कोई अलग स्टेटमेंट थोड़ी ना लिखी है। वहीं जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है उनके अंदर में क्या, थर्ड स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती है। उसको बैटिंग डिडंट लाइक बैटिंग ये किसने कहा है? कहीं है कोई नेगेटिव सेंटेंस है इसके अंदर में? कहीं भी है ही नहीं। बैटिंग कुछ बैटिंग लाइक करते हैं, कुछ बॉलिंग लाइक करते हैं, और सबके सब बनना ऑलराउंडर चाहते हैं। तो ऑल क्रिकेटर्स हु लाइक, तो ओनली 1 ही आएगा। कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा है, थोड़ा और क्लियरेंस आएगी। सर जब ऑल क्रिकेटर बोल रहे हैं तो उसमें सर सम क्रिकेटर अलग से कैसे आएंगे? फिर ऑल में तो सब आ गए ना। ऊपर भी तो ऑल क्रिकेटर्स ही बोल रखा है। तो वही सर, ऊपर ऑल लिखा फिर नीचे सम आ रहे हैं, तो मतलब ऑल में से अलग एक्सक्लूड किया उनको या क्या? इसने 3 स्टेटमेंट कहा। इसने ये कहा कि जितने भी क्रिकेट खेलते हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, वो सबके सब ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। इसने सिंपल स्टेटमेंट कह दी। उसने कहा कि उनमें से कुछ, जो स्टेटमेंट इफेक्ट सेकंड है, उनमें से कुछ को बॉलिंग पसंद है, बनना ऑलराउंडर चाहते हैं, कुछ को बॉलिंग पसंद है, कुछ को बैटिंग पसंद है। इसने सिर्फ ये 3 बात कही, और कुछ इसने कहा? यहां पहले स्टेटमेंट में क्या है? जितने भी क्रिकेटर हैं वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों लाइक करते हैं। वही स्टेटमेंट जो पहली स्टेटमेंट है। नेगेटिव तो है ही नहीं कहीं। वही क्रिकेटर्स हु लाइक बॉलिंग आल्सो लाइक टू बी ऑलराउंडर, ये कहां लिखा हुआ? अब बुमराह और हार्दिक पांड्या में फर्क तो है। बुमराह बॉलर है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है।
वही कोहली और उसमें हार्दिक पांड्या में भी यही फर्क है। पर सर इसमें ये लिखा है ना वो बनना चाहते हैं, और इसमें वही है लाइक टू भी, मतलब वो बनना चाहते हैं, ये नहीं कि वो है। इसमें हम लाइक टू भी बोल रहे हैं ना सर। चलो 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 एक मिनट, चलो लाइक टू भी बोल रहा है, क्या ये यूनिवर्सली सब पे एप्लीकेबल है? चहल साहब भी तो हैं, युजवेंद्र चहल हैं, जो बैटिंग करते ही नहीं है, पर इसमें बनना सर वो भी लाइक टू भी ऑलराउंडर मतलब है। वो ये कह रहे हैं कि वो बनना मैं चाहते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। इसके अंदर मैं क्या कहा कि जो पहली लाइन कह रही है, पहली लाइन से आप इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से कि पहली लाइन क्या बोल रही है? पहले आप पहली लाइन पे आओ, दूसरी लाइन पे जाओ, बाद में जाएंगे। पहले फर्स्ट लाइन पे जाओ, फर्स्ट लाइन क्या कह रही है? पहले का तो आ गया सर समझ रहे, सेकंड की कंफ्यूजन चल रही है। हाँ ठीक है, चलो अब सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड आई बॉलिंग के बारे में। ठीक है, इसने ये कहा कि कुछ को बॉलिंग पसंद है, इसने यही कहा है ना, कुछ क्रिकेटर्स हैं उन्हें बॉलिंग पसंद है और कुछ हैं जिन्हें बैटिंग पसंद है, यही कहा ना। इसके अंदर में कहीं ये तो नहीं कहा ना कि वो ऑलराउंडर बनना चाह रहे हैं, कि आप इससे इंफ्लुएंस निकाल रहे हो कि भैया हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर फाइनली अगर इसके अंदर में जब ऑप्शन आया, ऑप्शन एक इसमें अब दो चीजें बताता हूं आपको। अगर जो आपका ई ऑप्शन जो आप कह रहे थे ना कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू हैं, तो ये अगर 20% अगर ट्रू है तो ये 100% ट्रू है। इस बात को मान रहे हो? यस सर। पहली स्टेटमेंट 100% ट्रू है। यस ठीक है, सर। ऑप्शंस के हिसाब से तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि वो 100% ट्रू है। यस सर। ये 20 से 30% के बीच में हम ट्रू मान सकते हैं इसको, यस सर। पेपर के हिसाब से नहीं होगा। मतलब पेपर में अगर ऑप्शन ई भी होता तो भी हम ए ही आंसर देते। अगर वहां पर 1 और 2 होता यस सर। होता तब हम यस सर। ई की तरफ सोचते, यस सर। लेकिन सोचते तब भी जो 1 है वो हमारा एक ऐसा 100% वाला वो है जो आएगा ही आएगा। यस सर। पॉसिबिलिटी वाला अगर कोई आंसर होता ना कौन सा पॉसिबल है, तब हम ई ऑप्शन पे जाते। अगर पॉसिबिलिटी ओके लगा सर। देते हैं ना यहाँ पे यस सर। कि हो सकता है, तब वो ई ऑप्शन जाता। उसकी कंडीशन थी अगर पॉसिबल लगता। ये 100% ट्रू है 1। यस सर। यस। किसी और को कोई डाउट है तो बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक टेंपल है, घंटियां बज रही हैं, 2 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड। 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी? मतलब बजती रहेंगी। ऐसा कब टाइम आएगा जब वो एक साथ बज रही है? जब जैसे अभी 1 घंटा शुरू हुआ तब ये बजी थी, तो पूरा जब घंटा हो जाएगा 60 मिनट हो जाएंगी, तब कितनी देर तक बजेंगी? ये एक क्वेश्चन है। आंसर है आपके पास 50, 30, 31 एंड 15। सर अगर जीरो पे आप कह रहे हो बजी थी तो 31 है, अगर जीरो पे नहीं बजी तो 30 है सर। चलो आप कह रहे हो, आपने तो ये कहा ना, अभी क्या कहा है? 31 का है, 30 का है? सर अगर इसमें ये तो नहीं लिखा है सर जीरो पे वो बजी है, तो स्टार्टिंग में माने 2 सेकंड पे पहली बज गई, 8 पे दूसरी, तो आंसर 30 आएगा उस अकॉर्डिंग तो। पर सुनो आप बोलेंगे आप, जीरो पे बजी है तो 31 आएगा। सुनो, जब अगर घंटियां बजी हैं, अगर शुरुआत हो रही है ना, तो शुरुआत के टाइम में हमेशा वो बजती है। ओके सर। ठीक है, तो 31 है आपको सर फिर। आपको ये बात माननी होती है कि अगर घंटियां अगर बजनी स्टार्ट हुई हैं तो वो शुरुआत में पहले बजी है, 0 आर पे वो पहली बार बजी है, उसके बाद ही आगे चलेगी ना। तो फिर कोई भी 31 है सर। 2 सेकंड वो सेकंड। यस सर। चलो एक बार आपको आ गया, कौन सा आएगा आपका आंसर? सर 31। 31। चलो ठीक है, डाउट है? डाउट है तो बताओ। आंसर 31 ही है। बता दो सर एक बार। चलो बता दो। देखो इसके अंदर में क्या है, मैंने जब आपको एक फिनोमिना बताया था
एलसीएम का। एलसीएम में क्या था कि वो छोटे छोटा मल्टीपल जो बार बार उस नंबर का आ रहा है, ठीक है। अभी क्या किया, इसके अंदर में घंटियां बज रही हैं, एक बज रही है 2 मिनट में, एक बज रही है 8 मिनट में, एक बज रही है 10 मिनट में, और एक बज रही है 12 सेकंड में, सॉरी मिनट नहीं 12 सेकंड, ठीक है। इसका अगर हम एलसीएम निकाल रहा हूं तो क्या आएगा? 120 सर। ठीक है, यही आएगा ना। तो मतलब 4 4 दूनी 8, 8 पंजे 4, 8 पंजे 40, और 40 दिया 120। 120 सेकंड जो आया ना, वो हमारा एलसीएम आया। अब एलसीएम का मतलब ये है कि एक घंटी है वो हर 2 मिनट में बजेगी, दूसरी हर 8 मिनट में बजेगी। तो ऐसा होगा ना, जो 2 मिनट में बजी है वो 8वीं मिनट में वो दोनों तो कंसाइड कर जाएंगी, सबकी सब इकट्ठी नहीं कंसाइड करेंगी। अब क्या है, जो 2 वाली है वो 10 पे भी कंसाइड करेगी, लेकिन 8 वाली नहीं करेगी। इसी तरह से एक नंबर हमने डिसाइड किया कि जो 120 है, 120 मतलब कि हर 2 मिनट के अंदर एक ऐसा टाइम आ रहा है जिस टाइम पर वो सबकी सब बजेंगी, इकट्ठी बजेंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, मतलब हम 60 मिनट के अंदर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 30। मतलब कि ऐसा जो फेज है, ऐसा जो कारनामा है कि जब सारी की सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, वो हो जाएगा हमारा 30 बार। लेकिन अगर जब घंटियां बजनी शुरू हुई हैं तो जब 0 सेकंड थी तब भी तो वो बजी हैं। तो इसीलिए जब वो इंटरवल अगर हम काउंट कर रहे हैं 0 से 1 घंटे का, तो उसके अंदर में 30 + 1 31 होंगी, 31 बार घंटियां बजेंगी, घंटियां बजती रहेंगी, 31 टाइम्स वो होगी जब एक सुपरसोनिक सी साउंड मिलेगी, जब सारी घंटियां एक साथ बज रही। समझ में आया? डाउट है किसी को? बोलिए, मैसेज मत कीजिए, बोलिए या आगे चलें। करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर में ये लिखा हुआ है कि क्लास है, बॉयज और गर्ल्स हैं, अमन की रैंक है 12th और मनीषा की रैंक है 8th, ठीक है। तो जो रैंक है वो शुरुआत से ही होगी। फिर अमन की रैंक बॉयज के अंदर है 6th और मनीषा की रैंक है गर्ल्स के अंदर वो है 3rd। वहीं क्या कहा है कि मनीषा की रैंक 52nd है फ्रॉम द अदर एंड, मतलब कि पीछे से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 52वें नंबर पे आ रही है। वहीं अगर हम अमन की रैंक निकालें अगर सिर्फ बॉयज के अंदर, तो 26वीं रैंक आ रही है उसकी। तो अब मुझे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आंसर करने हैं, जिसके अंदर में पहला क्वेश्चन ये है कि ये बताओ इसके अंदर में कितने नंबर ऑफ बॉयज ही कितने हैं, सिर्फ ये बताओ। इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब इस इंफॉर्मेशन से आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास कितने हैं। सर 31। चलो, आंसर आया है। अब चलो 31 आया आंसर, ठीक है, कैसे निकाला? अब इन्होंने क्या कहा कि अमन की रैंक बॉयज के अंदर पीछे से 26वीं रैंक है, मतलब कि 26वें नंबर पे अमन आ रहा है, ठीक है। और जब वैसे देख रहे हैं तो आगे से छठा नंबर जो है वो अमन का है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये टोटल हो गया हमारा 32 ही आ रहा है ना। 6 यहां पे आ रहे थे और 26 यहां पे आ रहे थे, लेकिन जो अमन है, अमन की पोजीशन है वो 2 बार काउंट हो रही है। जब हम पीछे से काउंट कर रहे हैं तो 26वां जो बंदा है वो हमने काउंट कर लिया है, और जब हम आगे से बंदा कर रहे हैं काउंट तो छठा वो है, उससे पहले 5 बंदे और हैं। तो या तो ये कर लो कि 26 + 5, या जो दोनों का सम है उसको सम करो और -1 कर दोगे, तो जो 31 आया ये हमारा आंसर आ गया कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, ठीक है।
अब अगर मैं आपसे इसी में ये पूछूं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी फिर? 28 सर। कितनी? 28। 28 या 38? 28 सर। 38? 28। 28, चलो। अब वो कैसे है? अब देखो यहां पे मनीषा थी, मनीषा की जो रैंक थी वो 52nd है लास्ट से, ठीक है, और शुरुआत से कितनी है? 8th। प्लस में 8 करो, 60 -1, मतलब कि 59 हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसमें से 31 है हमारे क्या? बॉयज। तो 28 होगी हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वही है। अच्छा चलो अब ये बताओ, मनीषा की रैंक निकालनी है पीछे से, मतलब टॉप से तो वो थर्ड आ रखी है, अब ये बताओ पीछे से रैंक कितनी आएगी मनीषा की, ये आंसर 26 सर। बताओ इसका। कितना? 26। 26th? यस सर। ए ऑप्शन? यस सर। ठीक है, देखो अब इसके अंदर में क्या हुआ, मैंने बता दिया ना, 28 तो टोटल गर्ल्स है। अगर शुरुआत से देखें तो ये 28 लड़कियां हैं, तीसरे नंबर पे मनीषा है, 1 2 3, ठीक है। यहां से जब वो देख रहे हैं तो पीछे से आ रही है उसकी पोजीशन कितनी होगी? 26 में से 23 को घटाओगे, लेकिन 23 को नहीं घटाना, 2 को घटाना है, क्योंकि ये तो उसकी पोजीशन है ना। 28 में से 2 का माइनस हुए, 26 आंसर आ गया उसका। डाउट है किसी को? अगर है तो पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, आंसर क्या होगा? सर 5। और किसी का? चलो 5 कह रहा है एक, गलत है बाय द वे आंसर। दोबारा चेक कर लो, 5 आंसर नहीं है। बताइए, कोई और आंसर बताइए। मैसेज आया वो देख। चलो आप बताओ, जिसने 5 आंसर बताया वो बताओ कि 5 कैसे आंसर? सर मनीषा की 8th रैंक और गर्ल्स में 3rd है, तो बाकी 5 बॉयज बचे ना। चलो अच्छा, अब ये बताओ मेरे को आप, ठीक है, कि टोटल रैंक 8 है, ठीक है, तो ये किसने कहा है कि इससे बीच में सारे लड़के ही लड़के होंगे, इसके बाद लड़कियां नहीं हो सकती हैं? अमन की 12th पोजीशन है, ठीक है, और 8th है मनीषा की, तो उसके बीच में 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, ये 3 आते हैं, आते हैं ना? यस सर। आते हैं, आते हैं सर। आते हैं ना? यस। अभी आप यकीन से कह सकते हो ये सारे के सारे बॉयज हैं गर्ल्स हैं? सर जो डाटा इंडिकेट कर रहा है वो तो फिर यही कर रहा है ना कि बाकी लड़के ही हैं। अब क्योंकि क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है सर, ट्रांसजेंडर तो लिखा नहीं हुआ इसमें, अच्छा तो चलो उसमें एक सिर्फ। मिनट, मैं तो बॉयज और गर्ल्स में ही बात कर रहा हूं ना। यस अगर सर। मान लो 12th रैंक है उसका, तो उसका यस रैंक आ सर। रहा है 6, ठीक है, यस सर। 6 आ रहा है ना बॉयज के यस सर। अंदर, मतलब इससे पहले 5 लड़के हैं, यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये है भैया हमारा अमन, ठीक है, मान रहे हो इस बात को? ये Yes, है sir. मनीषा, ये भी मान रहे हो, ठीक है। इससे पहले दो लड़कियां हैं, ये भी पता लग गया, ठीक है, दो ही हैं, Yes, sir. ये तीसरा नंबर है इसका। इससे पहले 5 लड़के हैं, ये पता लग गया। Yes, sir. तो ये लड़के जो हैं वो सारे यही लड़के हैं या ये लड़के हैं, वो कैसे पता लगेगा? हाँ सर, मनीषा की 8th रैंक और उसमें गर्ल्स में थर्ड है, तो चलो बाकी तो एक मिनट रुको, सुनो, 5th रैंक है, Yes. तो इससे पहले मतलब दो, ये जो 4 हैं ये 5 के 5 लड़के हो गए, Yes, sir. ठीक है, हो गए, Yes, sir. Yes, हो गए sir. ना? Yes, sir. यही होगा, तभी तो 8th रैंक है, Yes, sir. यही आंसर पूछा है। Yes, sir. हाँ ठीक है, इसीलिए पूछा था क्योंकि सबको समझ में आए। ठीक है आप सर। आंसर जल्दी देते हो, ये रिव्यू आता है मेरी तरफ कि आप जल्दी आंसर देते हो, औरों को समझ में नहीं, चलो ठीक है सर। ठीक है ना? तो ठीक। 5 आया, इससे पहले 5 ही हैं, तो 5 आंसर आए। यस, ठीक है सर। चलो, आया समझ में? किसी को कोई डाउट है? बोलिए। बोल रहे थे कोई? चलो नेक्स्ट बताइए, अमन और मनीषा के बीच में कितने लड़के हैं, ये बताओ। बोलो, रिस्पॉन्स दीजिए। क्या सारा ही तो आंसर निकल चुका है, अब इसमें क्या समस्या बची है? अमन और मनीषा के बीच में कितने लड़के हैं? बताइए। चलिए करिएगा इस क्वेश्चन को, इसका सेम ही आंसर है, बताइएगा। आपने और ये बताया बताओ, ही है सर पिछले क्वेश्चन में आंसर तो। बता दिए क्या? पिछले क्वेश्चन में बताइए बताया था ना। ना सर। हाँ, कितने लड़के होंगे अमन और 0। मनीषा के बीच में? अमन और मनीषा के बीच में कितने होंगे? नन ऑफ दीज हुआ ना सर। 3 है, कितने होंगे? 0, नन ऑफ आंसर दीज। तो 0 होगा ना, 0 हाँ बोलो सर। ना, आंसर तो 0 बोलोगे ना, हाँ आंसर सर। या तो डी बोलोगे या 0 होंगे, यस सर। क्योंकि 5 लड़के उससे पहले आ चुके हैं ना, यस सर। और 6th पोजीशन उसकी है, तो मतलब बीच में सारी लड़कियां ही लड़कियां हैं ना। यस सर। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? डाउट है तो बताओ। अभी बताओ, अमन से पहले कितनी लड़कियां हैं टोटल? ये तो बहुत इजी होना चाहिए। बताइए, पूरा ही तो पूरा बना के दिखा दिया था, 1 से 12 तक कितनी है कितने नहीं है। ये था टोटल रैंक है, ठीक है। मनीषा का 3rd रैंक है गर्ल्स में, तो मतलब 8वां नंबर वैसे उसका रैंक है, 3 गर्ल्स हैं, तीसरा नंबर गर्ल्स है, तो इनमें से 2 तो लड़कियां होंगी, और उसके बाद अगर इसका 7वां नंबर है तो प्लस में 5 बॉयज हो जाएंगे यहाँ पे। टॉप 5 के अंदर
2 लड़कियां और 5 लड़के हैं। यहां जो अमन है, अमन का जो रैंक है वो 6th है बॉयज में, ये दे रखा ना, बॉयज के अंदर 6th है। तो 5 पहले थे तो छठा नंबर इसी का है, तो ये बीच वाली सारी लड़कियां होंगी। तो कितनी होगी, 4 ये और 2 पहले, 6 होगी ना। ठीक है, चलिए ये बताइए, MNOP 4 है आदमी है जो काम कर रहे हैं, एक काम को करते हैं 80 दिन में। M और N जब इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं 120 दिन में। O अकेला काम करता 360 दिन में। अगर P अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? नोट कर लीजिए, इसका आंसर दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। ये सारे मैंने अभी भी करवा रखे हैं। चलो इसको करते हैं। अब परेश है वो फिनिश करता है एक पीस ऑफ वर्क को 35 दिन के अंदर, ठीक है। कुछ दिन बाद क्या होता है, उसको लगता है कि मेरे को थोड़ा काम जल्दी करना चाहिए, वो एफिशिएंसी बढ़ा लेता है अपनी, कितनी 60%। मतलब अगर वो पहले ई काम कर रहा था, अब वो 60% ज्यादा काम कर रहा है। मतलब कुछ दिन बाद जो उसकी एफिशिएंसी है वो 8/5 ई हो गई। मतलब अगर हम नॉर्मली करें तो परेश है वो 35 दिन में इस काम को करता, अब वो क्या काम कर रहा है, डी दिन में काम कर रहा है कुछ अपनी एफिशिएंसी के साथ। फिर उसके बाद उसने अपनी एफिशिएंसी बना ली और वो उसके बाद 26 दिन में काम खत्म कर दे रहा है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो आप पूछिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेक्चर खत्म होने वाला है, 2-4 क्वेश्चन बचे। चलिए बताइए, इस पे क्लास खत्म करते हैं। फिर स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स, नो पोएट्स आर ड्रीमर्स, सम पोएट्स आर ड्रीमर्स और सम पोएट्स आर नॉट ड्रीमर्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी? दोनों साथ की साथ इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर दीजिएगा। ये पीपीटी आपको अभी मिल जाएगी। अब ये बताइए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक सिंपल कोड है जिसके अंदर में 786 का मतलब है स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है। उसके बाद 958 का मतलब है हार्ड वर्क पेज, और 645 का मतलब है स्टडी एंड वर्क। तो आपको ये बताना है कि जो वेरी है उसका कोड क्या है। तो इसके अंदर में आप देखिए, स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है। तो इसके अंदर में 786 से कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। अब आप देखो, स्टडी स्टडी इन दोनों के अंदर है, बाकी सब वर्ड अलग अलग है। इन दोनों के अंदर 6 कॉमन है, तो मतलब जो स्टडी है उसका मतलब हो गया 6, ठीक है। उसके बाद क्या था, हार्ड। अब हार्ड 958 में और 786 में क्या है, 8 कॉमन है, तो मतलब हार्ड का मतलब हो गया हमारा 8। तो हमारा 7 बचा, इसका हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 8, तो वेरी का मतलब हो गया 7। तो 7 को अगर हम डिकोड करेंगे तो ये आ जाए। इसके अंदर में कोई डाउट है तो बताइए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? और ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, इसके अंदर में कुछ और क्वेश्चंस होंगे, गौर करके देखना। नेक्स्ट क्लास में ये गौर करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।